हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर भाई, जिसके हर एक क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि कोई भी विद्यार्थी अभी तक यह भी नहीं जानता कि सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आएगा हमारे पेपर में, हमें क्या क्या तैयार करना है, तो वह पूरी जानकारी आज की इस क्लास के अंदर आपको मिलने वाली है। यदि कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लगा करके एकदम लास्ट तक देख लेता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहां पर मैं जो भी चीज़ आपको दिखाने वाला हूं, जो भी चीज़ें मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत करने वाला हूं, वह सारी चीज़ें आपके बोर्ड परीक्षा में एकदम डायरेक्ट पूछी जाने वाली हैं। ठीक है, तो याद कर लेना भाई, आज की इस मॉडल पेपर का हमारा जो कोड रहने वाला है वो है 801 DK है। और इस कोड के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, वह सारे क्वेश्चंस आपके सामाजिक विज्ञान के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। साथ ही साथ अगर आपने यह वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। डेफिनेटली आपके लिए मैं वह सभी क्वेश्चंस और वह सारी चीज़ करूंगा जिससे कि आप हर सब्जेक्ट में 95% ला सकें। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है भाई, यदि मैं बात करता हूं पेपर में, तो देखो होता यह है कि जो भी आपका पेपर होता है, सबसे पहले आपको यहां पर आप अपना जो भी आपका अनुक्रमांक है वह डाल देना है। फिर इसके बाद आपको अपना यहां पर नाम डाल देना है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ होती है। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं तो आपका जो पेपर होगा वह आपको 3 घंटे 15 मिनट के अंदर समाप्त करना पड़ेगा भाई सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, और 70 नंबर का हमारे परीक्षा में पेपर आता है, सभी को यह जानकारी होगी। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं कि जो हमारे 3 घंटे 15 मिनट होते हैं, जिसमें अगर मैं बात करता हूं कि जो 15 मिनट हमको मिलते हैं, यह 15 मिनट हमको इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम अपने पेपर को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकें। कौन से ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमको आते हैं और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमको नहीं आते हैं, वह सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में करनी है। ठीक है, तो और आपको एक चीज़ मैं बता देता हूं कि यहाँ पर आपके निर्देश दे रखे हैं, जिनको आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा भाई, बहुत ज़रूरी होते हैं ये, है ना। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको अंदर की वह सारी चीज़ें आप डिस्कस करने वाला हूं, सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं विद आंसर के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें को एकदम अच्छे से नोट करते चलते हैं। तो यहाँ से आप सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से सारी चीज़ें नोट करेंगे। मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ बताने वाला हूँ माय डियर स्टूडेंट। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पेपर में सबसे पहले आएगा खंड आ। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ खंड आ की, तो देखिए यहाँ पर आपको लगभग 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लगभग क्या, हर बार ही 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि भाई 20 में से मैं आपको 20 स्कोर कराऊंगा अगर आप हमारे साथ चैनल में जुड़े रहते हो। ठीक है, वह सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा जो कि आपके पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए बात करते हैं। और अगर मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चंस की, ठीक है, हर एक क्वेश्चंस आपके परीक्षा में भाई 1-1 नंबर का आएगा और 20 क्वेश्चंस हमारे बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ, यानी हमारे पहले क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि यंग इटली जो समिति होती है ना, यंग इटली समिति, इसका संस्थापक कौन था। ठीक है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लेना भाई लोग। अगर मैं बात करता हूं कि यंग इटली समिति जो हमारी थी उसका संस्थापक कौन था, तो आपको याद कर लेना है मैज़नी। यानी जो मैज़नी था भाई, यह हमारे यंग इटली जो समिति थी ना, उसका यह संस्थापक था। और लगभग यह क्वेश्चंस मैं बहुत बार करा चुका हूं, क्योंकि यह क्वेश्चंस हर बार आपके पेपर में आता है। ठीक है, और इस तरीके से आप याद कर सकते हो इस क्वेश्चंस को कि भाई जहां कहीं भी इटली की बात होगी ना, वहां पर मैं एक नाम याद रखूंगा, वह है मैज़नी, है ना। जहां कहीं भी इटली की बात होगी वहां पर मैं एक नाम याद रखूंगा मैज़नी, और उसी को भाई मैं टिक लगा दूंगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, जो हमारा सही ऑप्शन है उसी को हमको टिक लगाना है भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड नोट करेंगे सभी विद्यार्थी। यदि मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करता हूं तो यहां पर हमारा है कि वियना की संधि कब हुई थी। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो वियना की संधि हुई थी वह कब हुई थी। ठीक है, तो अगर मैं वियना की संधि की बात करता हूं तो यह हुई थी सन 1815 ईस्वी में, यानी 1815 में हुई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहां से हमारा थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है। तो सभी विद्यार्थी हमारे साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट बॉक्स के जरिए बताते चलेंगे, है ना, ताकि आपकी पता चल सके कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप सभी लोगों को आते हैं पहले से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए और इसका राइट ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिएगा कि करो या मरो किसका नारा था। मतलब ये जो नारा दिया था भाई वह किसने दिया था, करो या फिर मरो। तो आपने स्टार्टिंग से अपने विद्यालय में सुनते चले आ रहे होंगे, जब भी आपके स्कूल में 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है, तो वहाँ पर आपसे बहुत सारे नारे लगवाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। अगर मैं बात करता हूँ करो या फिर मरो, ये नारा किसने दिया था, तो आपको हमेशा याद रखना है एक नाम, वह है महात्मा गांधी। ठीक है भाई, वह नाम आप लोगों का है महात्मा गांधी। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो हमारा है भाई मैं आपको बता देता हूं, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे सभी स्टूडेंट कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। देखो प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे वह 1 नंबर का क्वेश्चन हो भाई, वह चाहे 4 नंबर का क्वेश्चन हो या फिर 6 नंबर का। मतलब प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित एक क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था यदि मैं बात करता हूं, तो यह प्रारंभ हुआ था आपका 1914 ईस्वी में, यानी वर्ष 1914 में आपका प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप सभी लोग सही लगा लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करेंगे सभी विद्यार्थी। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज की, तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई देखिए सबसे पहले आपके परीक्षा में इतिहास के क्वेश्चंस आएंगे, और जो इतिहास के क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट आपसे पूछे जाएंगे वह क्वेश्चंस होंगे 5, यानी 5 नंबर के क्वेश्चंस तो आपके इतिहास के होंगे, जिनको मैंने डिस्कस कर दिया, यानी 5वां क्वेश्चंस चल रहा है। इसके बाद मैं 5 क्वेश्चंस आपको भूगोल के डिस्कस कराऊंगा, फिर मैं 5 क्वेश्चंस नागरिक शास्त्र के डिस्कस कराऊंगा और फिर अर्थशास्त्र के। ठीक है, इस तरीके से लगभग मैं आपके 20 नंबर के वह सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताऊंगा जहां जहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 है हम लोगों का कि गीता गोविंदा या फिर गीत गोविंद। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर गीत गोविंद की रचना होगी, है ना, तो गीत गोविंद किसकी रचना है आपको यह बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो रचना है ना गीत गोविंद, यह हमारी जयदेव की रचना है। किसकी रचना है? जयदेव की। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन में और टिक लगाते हैं। चलिए भाई यहाँ से अगर मैं देखता हूँ अपने ऑप्शंस को, और अगर मैं बात करता हूँ सही ऑप्शन की, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ भाई जयदेव हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है। यानी जयदेव जो है ये गीत गोविंद की, यानी जो गीत गोविंद थी हम लोगों की वह जयदेव की रचना थी। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से। अब चलिए यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से वह क्वेश्चंस जो कि आपके जियोग्राफी यानी भूगोल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से नोट कर लेना। लगता है कि भाई मैं बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहता हूं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि माय डियर कि मैं बोर्ड एग्जाम में भाई सर भैया जी मैं 95% स्कोर करना चाहता हूं, लेकिन हमारे पास अभी तक कुछ ऐसा मटेरियल नहीं है जिससे कि मैं आसानी से चीज़ें कर सकूं और बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकूं। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं 95% की माय डियर स्टूडेंट, तो देखिए मैंने आपके लिए क्रैश कोर्स करके एक ई बुक बनाई हुई है। क्या करके? क्रैश कोर्स करके भाई मैंने आपके लिए एक ई बुक बनाई हुई है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में मैंने क्या बनाई हुई है? एक ई बुक बनाई हुई है। अब देखिए यह ई बुक मैंने हर विषय की बनाई हुई है। मेरी जो टीम है ना उसने मिलकर के आपके लिए हर सब्जेक्ट की ई बुक तैयार की है। सामाजिक विज्ञान की आपके लिए ई बुक तैयार की गई है। ठीक है, आपके लिए मैथ की ई बुक तैयार की गई है, आपके लिए साइंस की ई बुक तैयार की गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश की ई बुक आपके लिए तैयार की गई है ना। आपका हिंदी हो गया, इसके लिए आपके लिए ई बुक तैयार की गई है। यानी भाई हर एक सब्जेक्ट की ई बुक तैयार की गई है, लेकिन आपको इसको लेना कैसे है और इसका क्या अमाउंट रहने वाला है वह मैं आपको बता देता हूँ। बहुत मिनिमम एकदम छोटा सा अमाउंट है भाई। जब आप कोर्स परचेज करते हो तो 500 रुपये, 600 रुपये, ठीक है, 700 रुपये, ठीक है, 1000, 2000, ठीक है, इस तरीके से मनी आप पे करते हो। लेकिन मैं इतना कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, मैं इन सभी, ठीक है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पर ई बुक परचेज करनी है मिनिमम अमाउंट है मात्र 15 रुपये।
मात्र 15 रुपये ले करके या फिर दे करके सॉरी, आपको सभी विषय की या फिर हर एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो 15 रुपये रहने वाला। अगर आपको सोशल साइंस की यानी सामाजिक की बुक लेनी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा, यदि नहीं मिलेगा आपको तो कुछ समय बाद आपको लिंक मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करिएगा, ठीक है। चलिए अब आप बात करते हैं क्वेश्चंस की। यदि मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वह है 6, और 6 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारी लेटराइट मिट्टी होती है ना, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। देखो, अगर मैं लेटराइट मिट्टी की बात करता हूं तो यह वह मिट्टी होती है भाई जो कि अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मिट्टी में अत्यधिक कह सकते हो वह सारी चीज़ें उगा सकते हैं, वह सारी चीज़ें बो सकते हैं, और यहाँ पर हमारी इस फसल जो होती है वो अच्छी मात्रा में उपजाऊ बन जाती है। अगर मैं बात करता हूँ लेटराइट मिट्टी की, ये कहाँ पर पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाई महाराष्ट्र, ठीक है। यानी महाराष्ट्र में हमारी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नोट करेंगे सभी स्टूडेंट, और जिनको भी क्वेश्चंस के आंसर आते हैं भाई वो कमेंट बॉक्स के जरिए अपने आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है। यदि मैं हरे सोने की बात करता हूँ, ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ हरे सोने की, तो देखिए हरा सोना जो होता है वो प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति को, है ना। तो यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना वह सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। 20 क्वेश्चंस हैं भाई, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है तो चैनल के साथ भाई जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चंस की यदि मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है। आपको यह बताना है कि कौन निम्न में से कौन सी ऐसी जल संग्रहण विधि है ना, जो कि राजस्थान में प्रचलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है जोहड़, ठीक है, गुल दे रखा है, आपका खादीन दे रखा है, टांका दे रखा है ना। यदि मैं बात करता हूँ कि ऐसी कौन सी जल संग्रहण विधि है जो कि राजस्थान में प्रचलित नहीं है, तो वह हमारी है गुल, ठीक है। कौन सी है भाई? वह हमारी है गुल। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को यानी प्रश्न नंबर 9 को नोट करेंगे सभी स्टूडेंट, और इसका राइट ऑप्शन क्या है बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो हमको पता है भाई साहब कि जो चाय होती है ना, जो हमारी टी होती है, टी जिसको हिंदी में चाय बोलते हैं, अगर मैं चाय की बात करता हूं तो जो चाय की पत्ती होती है वह कहां पर होती है, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, वह हमारी होती है, कह सकते हो सभी स्टूडेंट कि लेटराइट। कह सकते हो कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, वह हमारी है लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। काफ़ी विद्यार्थियों को लग रहा होगा पर्वतीय मिट्टी भी होती है, ठीक है, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार आप गूगल सर्च करके ज़रूर देखेंगे और अपना आप राइट ऑप्शन हमें बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे, ठीक है। यदि किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आता है कि मैं क्वेश्चंस को आपको गलत बताता हूं या फिर ऐसा कुछ लगता है ना, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एक बार आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स के जरिए बताने का प्रयास भाई जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और इसका सही ऑप्शन बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है, आपको यह बताना है कि कौन सी हमारी फलीदार इसमें से फसल रहने वाली है, ठीक है। दालें दे रखा है, मोटी अनाज दे रखा है, ज्वार दे रखा है, चावल दे रखा है। अगर मैं फलीदार फसल की बात करता हूं, यदि मैं बात करता हूं फलीदार फसल की, तो यहां पर हमारी हो जाएंगी दालें। क्या हो जाएगी? दालें। जितनी भी हमारी दालें होती हैं, अरहर की दाल, उड़द की दाल, ठीक है, मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये सारी हमारी फलीदार फसलें होती हैं। कैसी होती हैं? फलीदार फसलें होती हैं। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर को बताने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आप लोग इसको नोट करना कि नेपाल जो है ना, नेपाल मेरा तंत्र है ना, नेपाल मेरा तंत्र है ना, नेपाल मेरा तंत्र की समाप्ति हुई थी। देखो नेपाल में एक कह सकते हो कि एक संस्था बनाई गई थी नेपाल मेरा तंत्र, और पूछ रहा है कि उसकी समाप्ति कब हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन
है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो कि भाई साहब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वह सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेपाल मेरा तंत्र की जो समाप्ति हुई थी, यदि मैं बात करता हूँ, वह हुई थी 2008 ईस्वी में। कब हुई थी माय डियर? वह हुई थी 2008 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को सभी नोट करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी क्वेश्चंस, यानी हमारा जो अगला प्रश्न रहने वाला है वह हमारा है 12 नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें आपके सामने बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं हर एक टॉपिक से लिया हूँ। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वह सारे क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे। तो देखिए 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है यह हमारा है नागरिक शास्त्र का। ठीक है भाई, यह हमारे नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं। प्रश्न है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। अगर मैं बात करता हूं भारत में संघीय राज्य कितने हैं, तो सभी को पता होगा कि भाई 28 हमारे कुल संघीय राज्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को नोट करेंगे सभी स्टूडेंट और इसका सही ऑप्शन क्या है बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, कह रहा कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है, बता रहा कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो भाई हिंदी हमारी एक राजभाषा है। क्या है भाई? राजभाषा है। नोट कर लीजिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं भाई जो कि कह सकते हो एकदम नॉर्मल से होते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर वह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं 2026 यानी आने वाले पेपर के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 नोट करेंगे सभी विद्यार्थी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो वह भाई साहब हमारा ही देश है, यानी जिस देश में हम रहते हैं, यानी हमारा देश भारत जो है ना, यह हमारा सबसे बड़ा जो देश है ना, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और जिनको लोकतंत्र नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में कि ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां पर सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, वह शासन व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, जहां पर सभी लोगों को अपने अधिकार लेने का हक होता है ना, वह पर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होती है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हमारा होगा 3, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वह हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की यदि मैं बात करता हूं प्रश्न नंबर 15 की, तो यहां पर हमारा जो प्रश्न नंबर 15 है वह हमारा कह रहा है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। अब देखिए यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चंस लिया हूँ ना, वह ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगभग एक टॉपिक से रिलेटेड हैं। जैसे लोकतंत्र से संबंधित आपके परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, तो वह सभी क्वेश्चन जो लोकतंत्र से संबंधित क्वेश्चंस हैं, मैंने वह सारे क्वेश्चंस यहाँ सम्मिलित किए हैं। इसीलिए कह रहा है आज की ये क्लास वह स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, जो बोर्ड एग्जाम में चाहते हैं कि हम 95+ स्कोर करें। ठीक है, तो वह सभी विद्यार्थी इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चंस पता चल सकें। ठीक है, तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत बता रहा है, पूछ रहा है कि क्या है। अगर मैं लोकतंत्र में शक्ति के स्रोत की बात करता हूं, है ना, तो यहां पर हमारी, अगर मैं बात करता हूं लोकतंत्र किससे मिलकर बनता है, तो आप कहेंगे सर जनता से। आप कहेंगे भैया जनता से, तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत भी क्या होगी? जनता होगी। जायज़ सी बात है भाई। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यह हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसके राइट ऑप्शन को। और अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 16 की, यानी क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विकसित देश है, यानी इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि हमारा यहां पर विकसित देश कौन सा है। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। आपको यहां पर सारे ऑप्शन देखने हैं और आपको बात करना है कि विकसित देश कौन सा है। देखो अगर यह क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो यह क्वेश्चन हमारा है हिस्ट्री का। कहाँ का क्वेश्चन है? ये हमारे क्वेश्चन हिस्ट्री का है या फिर यह क्वेश्चन हमारे अर्थशास्त्र का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो भी चीज़ें हैं ना वो पास्ट की चीज़ें हैं। पास्ट का मतलब है जो चीज़ें बीत चुकी हैं, है ना। तो जो चीज़ें बीत चुकी हैं अगर मैं उस हिसाब से बात करता हूँ तो हमारा जो फ्रांस देश है ना वह हमारा सबसे विकसित देश है। पहले के हिसाब से यदि मैं बात करता हूँ, आज के हिसाब से नहीं, वर्तमान समय के हिसाब से नहीं, मैं बात करता हूँ अगर पास्ट के हिसाब से, भूतकाल के हिसाब से,
है ना, तो वह हमारा फ्रांस देश है। कौन सा देश? फ्रांस देश। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बताएंगे कि भारत है, बहुत सारे स्टूडेंट बताएंगे कि और है, अमेरिका है, या फिर कहेंगे कि चीन है। लेकिन अभी के लिए हिसाब से मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हमारा पास्ट की बात कर रहा है और पास्ट के हिसाब से हमारा फ्रांस सबसे विकसित देश है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। अगर मैं भारत में जीविका के प्रमुख स्रोत की बात करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि जो है हमारा ये सही ऑप्शन रहने वाला है। यानी अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 17 की सही ऑप्शन की, वह हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कुछ भी नहीं दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन है वह हमारे प्रिंटिंग मास्टर से मिस्टेक हो गई है, जिन्होंने टाइप नहीं कर पाया है। तो इस चीज़ को आपको मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो 18 नंबर का क्वेश्चन आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन 19-20 आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, जिसकी वजह से मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यदि मैं बात करता हूं 19 की, यानी हमारे अगले क्वेश्चंस की, तो देखिए यहां पर हमसे क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है। तो देखो आपको लग रहा होगा कि भारत प्रमुख रूप से भाई साहब सोने का आयात करता है, और काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि भारत जो है प्रकार से चाय का आयात करता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि भाई साहब जो भारत है वो प्रमुख रूप से किस चीज़ का आयात करता है, तो वह होता है कच्चा पेट्रोलियम। यानी पेट्रोलियम जो होता है भारत ये दूसरे देशों से मंगवाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, यानी अगले क्वेश्चन की, है ना। सभी विद्यार्थी नोट करेंगे सभी क्वेश्चंस को, और इसके जो भी सही ऑप्शन है ना, उसको बताने का प्रयास हमसे पहले ज़रूर करेंगे, ताकि हमको पता चल सके ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जिनको आंसर पहले से पता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर यदि मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो यहां पर हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो यदि मैं बात करता हूं सुरक्षा जो हमारा उपभोक्ता अधिनियम होता है ये कब पारित किया गया, तो वह हमारा वर्ष था वर्ष 1986। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए एकदम अच्छे तरीके से। और यहाँ से हमारे जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, वह सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ डिस्कस किए, हर वह टॉपिक से डिस्कस किए जहाँ जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने आपको 5 बताए, 5 मैंने आपको भूगोल के क्वेश्चंस डिस्कस किए, 5 अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस डिस्कस किए, 5 नागरिक शास्त्र के क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो यह मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इस क्लास को अब यहाँ से देखना और अच्छे से प्रारंभ किया और समझने की कोशिश की, तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डियर, वह आपके पेपर में 50 नंबर के आते हैं। यानी यह जो क्वेश्चंस अब मैं बताने वाला हूँ, यह प्रश्न आपके परीक्षा में सीधा 50 नंबर के आते हैं। और आप सभी जानते हो कि यदि मुझे 70 में कम से कम भाई साहब 65 प्लस स्कोर करना है, तो हमको यह 50 नंबर के क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे कि भाई वर्णात्मक क्वेश्चंस की, यानी 50 नंबर के जो वर्णात्मक क्वेश्चंस होते हैं उसकी बात करेंगे, है ना। खंड बा हमारा रहने वाला है। तो देखिए आपके जो 50 नंबर के जो वर्णात्मक क्वेश्चंस आते हैं, इसमें अगर मैं बात करता हूं तो हमारी टोटल 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। बात करता हूं इसमें क्या आता है, तो भाई इसमें हमारी टोटल 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली हमारी जो चीज़ होती है वह होती है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी हमारी चीज़ होती है वह होती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना। इसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है वह हमारी होती है मानचित्र। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो यह हमारे प्रश्न लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं ये हमारे 16 नंबर के आते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हमारे 24 नंबर के आते हैं, और हमारी जो मानचित्र संबंधित क्वेश्चंस होते हैं वह हमारे 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की, जो कि 16 नंबर के होते हैं, और एवरी क्वेश्चंस आपका 4 नंबर का आता है। ठीक है, कितने नंबर का आता है भाई? 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं लघु उत्तरीय, और उसकी बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दे रखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। मतलब जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है भाई, वो लगभग आपको 1 से लगभग 1.5 पेज में लिख के आना है।
ठीक है, तो यह चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तो पहला क्वेश्चन आपको नोट करना है माय डियर स्टूडेंट, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि नेपोलियन कौन था और उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह आंदोलन से आप क्या समझते हैं, बताइएगा। देखो मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूं, जिनको नहीं पता आपके पेपर में देखिए स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चंस आएंगे ना, वह हमारे होंगे इतिहास के, और इतिहास में इन दोनों क्वेश्चंस में से भाई अथवा में आता है, यानी एक प्रश्न आपको पेपर में करके आना है, कम से कम 1 पेज से 1.5 पेज के अंदर। ठीक है, और इसका आंसर अगर आपको लेना है तो हमारे द्वारा ई बुक बनाई गई है, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स आपको दिया गया है, और उस कोर्स में ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको आंसर के साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ वे सारे कंप्लीट कोर्स के अंदर मिलेंगे। लेकिन यह मॉडल पेपर जिसने समझ लिया ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ पेपर पैटर्न कैसा होता है आपके पेपर में, वह आपको पूरा पता चल जाने वाला है। साथ ही साथ वह क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले हैं वह भी आपको पता चल जाने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूं, अगर आप इनको स्वयं से ढूंढना चाहते हो तो भाई साहब चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद व्हाट्सएप में जो एआई फंक्शन होता है भाई, है ना, उसका एआई मेटा करके एक फंक्शन होता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल से भी ढूंढ सकते हो, इतना तो आप स्वयं से कर ही सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेहनत अब बची कुछ ही आपको करनी है। क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हो भाई, इतनी मेहनत तो आप कर सकते हो। ठीक है, जिनको मेहनत नहीं करनी तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मात्र 15 रुपये अमाउंट पे करके आपको ई बुक दी जा रही है F24 क्लासेस की तरफ से, जो कि बहुत मिनिमम अमाउंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं तो यहां पर देखिए हमारे दोनों के दोनों क्वेश्चंस हमारे जियोग्राफी के हैं, यानी भूगोल के हैं। ठीक है, जियोग्राफी यानी भूगोल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताइए। देखिए मृदा अपरदन का मतलब होता है जो हमारी मिट्टी होती है, जब वह अपने स्थान से, कह सकते हो कि अपना स्थान छोड़ देती है किसी कारणवश से, तो वह हमारी मृदा अपरदन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, बाकी इसको डिटेल से आप लोग एकदम अच्छे से तैयार करना, नोट करना, और सारी चीज़ें आप तैयार करना जो इस चीज़ में जो चीज़ें इस प्रश्न में पूछी गई हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला हमारा जियोग्राफी का क्वेश्चन नंबर 2 है कि संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, इसकी समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं, और ये भी दोनों क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं भाई, क्योंकि प्रश्न आपके परीक्षा में कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप इसको तैयार कर लो इसको छोड़ दो, या फिर इसको तैयार कर लो इसको छोड़ दो। सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस इज इम्पॉर्टेंट, तो आपको सारे तैयार करने भाई। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं और आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है वह हमारा है, अब मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि यह दोनों ही क्वेश्चन जो हमारे हैं ये हमारे अर्थशास्त्र के हैं, सॉरी नागरिक शास्त्र के। अब मुझे कैसे पता चला कि ये हमारे नागरिक शास्त्र के हैं, तो वह भी मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संघवाद, और पूछा गया है कि भारत में जाति प्रथा, राजनीति, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि भाई नागरिक शास्त्र यहाँ पर हमारी पूछी गई है, तो इसमें तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो नोट करना है भाई इसको कि भारत में संघवाद जो है ये एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख कीजिएगा। नोट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए है, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ भी है ना। इसके बाद दूसरा अथवा क्वेश्चन है, अथवा वाला दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो ये भी हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, और यहाँ पर हमारी जो पूछी गई है वह हमारी है अर्थशास्त्र। यहाँ पर जो हमारी पूछी गई है वह हमारी क्या है भाई, अर्थशास्त्र है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई सुझाव दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको विदेशी व्यापार क्या होता है, मतलब जब एक देश से दूसरे देश में
है ना, कह सकते हो कि जो भी हमारी सामग्री होती है उसका आदान प्रदान होता है, तो कह सकते हो कि इस प्रकार के व्यापार को हम लोग विदेशी व्यापार कहते हैं। ठीक है, और विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए आपको कोई सुझाव देने हैं, कोई हमको 4 से 5, 4 या फिर 5 सुझाव देने हैं। अब देखो जो भी हमारे 4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था भाई कि लगभग 1 से लगभग 1.5 पेज में इसका आंसर आपको तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में चलाते चलना। ठीक है भाई, चलिए अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है, वह आपको यहाँ बताना है। तो 4 नंबर का यह भी हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे जितने भी 4 नंबर वाले लघुत्तरीय क्वेश्चंस थे लगभग, जो कि आपके परीक्षा में माय डियर स्टूडेंट 16 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं भाई? यह सभी प्रश्न आपके परीक्षा में 16 नंबर के आते हैं, जिनको मैंने लगभग आपके सामने प्रस्तुत किया और सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने डिस्कस की है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लेना एग्जाम से पहले। चैट जीपीटी AI मेटा करके एक फंक्शन होता है व्हाट्सएप में, वहां से क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढ लेना या फिर गूगल से ढूंढ लेना। अगर कुछ नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा सोशल साइंस का मात्र 15 रुपये पे करके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना सभी विद्यार्थी, एक बार सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब मैं दूसरे खंड की। यदि मैं दूसरे खंड की बात करता हूं माय डियर स्टूडेंट, तो देखो यहां पर जो हमारा दूसरा खंड है वह हमारा है वर्णात्मक सेकेंड। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपका पूछा गया है वर्णात्मक सेकेंड में 6 नंबर वाले, यहां पर आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो लगभग 24 नंबर का ये वर्णात्मक प्रश्न आपका पूछा जाता है। कैसे आप 24 में 24 नंबर पक्के करोगे, चलिए बात करते हैं, है ना। देखो विस्तृत उत्तरी प्रश्न हमारे रहने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, यानी लगभग 2 से 2.5 पेज के अंदर इस क्वेश्चंस के आंसर को आपको करके पेपर में आना है। कितने पन्ने में? 2 से 2.5 पन्ने के अंदर सारे क्वेश्चंस को आपको समाप्त करके पेपर में आना है भाई। ठीक है, चलिए यदि मैं प्रश्न नंबर पहले की बात करता हूं, यानी क्वेश्चन नंबर विस्तृत उत्तरीय फर्स्ट की बात करता हूं, और हमारे प्रश्न 5वें यानी इस प्रश्न पत्र के 5वें प्रश्न की बात करता हूं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्यों का उल्लेख करें। ठीक है, यानी जो हमारा ब्रेटन वुड्स समझौता था, इसके कारण का और उद्देश्यों का आपको उल्लेख करना है। ठीक है, और ब्रेटन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है वह आपको बताना है, और इस पूरे का आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अथवा में देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, और आंदोलनकारियों के कोई 4 कार्य लिखिएगा। ठीक है, तो यह भी हमारा 4 नंबर का 6 नंबर यानी 6 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न था, और यह दोनों क्वेश्चंस में थे। कोई भी क्वेश्चंस आपको पेपर में एक क्वेश्चंस करके आना है, और परीक्षा की दृष्टि से आपको दोनों के दोनों प्रश्न तैयार करके जाने हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपको सारी चीजें तैयार कर लेनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की यदि मैं बात करता हूं, सभी विद्यार्थी एकदम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है। भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइएगा। क्या करना है भाई आपको, तो भूमि संसाधन क्या है यह आपको बताना है, साथ ही साथ आपको इसमें कोई 3 महत्व इसके बताने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। चलिए बात करते हैं यहां पर हम अथवा वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए बात करते हैं अथवा वाले क्वेश्चंस की। तो यहां पर देखिए किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। अब देखो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वह हमारा अथवा वाला है, और जितने भी विद्यार्थी हमारे हैं वह समझ गए होंगे कि भाई यहां पर हमारे क्वेश्चंस भूगोल से पूछे गए हैं। जितने भी विद्यार्थी थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ों को समझते हैं, उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमारी भूगोल पूछी गई है। ठीक है, और भूगोल हमारे पेपर में भाई 6 नंबर के प्रश्नों की आती है, 4 नंबर के प्रश्नों की भी आती है, जिसको मैंने पहले डिस्कस करा दिया। चलिए तो यहां पर आप प्रश्न अगला नोट करोगे, 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है, दोनों को नोट कर लोगे भाई। क्वेश्चन पहला है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार अपने प्रश्नों में शामिल किया है। जब भी मैं कोई नया मॉडल पेपर डिस्कस कराता हूं तो उसका मैं क्वेश्चन जरूर लेता हूं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके पेपर में निरंतर पूछा गया है, और 2026 के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट डाल करके जरूर तैयार करके जाना है।
हालांकि सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं, पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर ये 7वां है, ये हमारे लोक नागरिक शास्त्र का वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए अथवा में देखिए यहां पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है। यह भी हमारा राजनीतिक दल बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिए, तो 6 नंबर आपके यहां से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अथवा में अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं प्रश्न नंबर 8 की बात करता हूं, मैंने अथवा कहा था, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करा रहा हूं। और यदि मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं, देखिए यहां पर हमारा अर्थशास्त्र पूछी गई है। ठीक है भाई, तो यहां पर हमारी अर्थशास्त्र पूछी गई है, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं बताइएगा, और सभी अधिकारों का नाम सहित उसका उल्लेख कीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यम को स्पष्ट कीजिएगा। और इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आपके टोटल 24 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके परीक्षा में भाई साहब कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा नंबर के आते हैं, 24 नंबर के आते हैं, वह सभी क्वेश्चंस आपके यहाँ से पक्के हो गए। जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे होंगे, पता चल गया होगा कि भाई हमारे पेपर में सामाजिक का पेपर कैसा आता है और मुझे कैसे 70 में मिनिमम 60+ स्कोर करना है ना। चलिए आगे अगर मैं बात करता हूँ आगे के प्रश्न पत्र की, तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा तीसरा इसमें जो प्रश्न पत्र में तीसरा क्वेश्चन आएगा 50 नंबर वाले क्वेश्चंस में, वह हमारा होगा भाई वर्णनात्मक क्वेश्चंस, मानचित्र का। तो यह हमारा प्रश्न संख्या नंबर तीसरा मान लो, इसको आप लोग कह सकते हो, क्योंकि पहले लघु उत्तरीय आया था, फिर आपका वर्णनात्मक आया, और विस्तृत उत्तरीय आया, और अब तीसरा आया मानचित्र। ठीक है, यदि मैं मानचित्र के संबंधी क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो यहां पर आपको देखिए 2 प्रश्न संख्या दी जाती हैं। सबसे पहली प्रश्न संख्या 9A होती है, दूसरी हमारी 9B होती है। और यदि मैं 9A प्रश्न संख्या की बात करता हूं, तो आपको मैं क्वेश्चंस बताता चलता हूं, सारे क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है, और साथ ही साथ जो भी मैं क्वेश्चंस बताता हूं, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको आंसर नहीं बताना है, तो भाई आप लोग ChatGPT, गूगल या फिर व्हाट्सएप के AI फॉर्म जो होता है, वहाँ से इनके आंसर आप नोट कर लेना। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको कि जो भी हमारे मानचित्र संबंधी क्वेश्चंस होंगे ना, वह सभी हमारे लिखे जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। उन सभी का जो उत्तर दिया जाएगा, वो आपको मानचित्र आपको परीक्षा में दिया जाएगा एक। ठीक है, आपको 2 मानचित्र दिए जाएंगे, एक तो हमारा भूगोल का होगा, ठीक है, दूसरा हमारा मानचित्र होगा इतिहास का। ठीक है, जो इतिहास के क्वेश्चंस होंगे वह 5 नंबर के आएंगे, जो भूगोल के क्वेश्चंस होंगे वह 5 नंबर के आएंगे। आपको मैं यहाँ पर देखिए समझा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस करके आना है। देखो, अगर जैसे मैं बात करता हूँ, ये हमारे भारत का नक्शा मैं बताने का प्रयास करता हूँ, आप लोग ठीक है देख लेना, थोड़ा बना दिया ऐसे, ज़्यादा कुछ है ना, वैसे कुछ इतना बढ़िया बनेगा नहीं मुझे पता है, क्योंकि जब आप उतने अच्छे से बनाती हो ना तो अच्छा बनता। तो ये हमारे भारत का नक्शा मान लेते हैं, XYZ बना दिया रैंडम ऐसे ही। अब कोई भी क्वेश्चंस मैं जैसे मान लो पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, वह हमारा कौन सा था? तो वह हमारा क्या था, मद्रास था कि लाहौर था? तो जैसे कि मान लो ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर, यहाँ पर आपको टिक लगा देना है, और इसका आंसर जो भी मद्रास रहने वाला है या फिर लाहौर रहने वाला है, ठीक है, उसका आंसर आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ऐसे लिख दोगे, नंबर 1 उत्तर डाल करके ऐसे आप लिख दोगे, और ऐसे ही आपको 5 क्वेश्चंस कर लेने हैं। ठीक है, उत्तर नंबर दूसरा, उत्तर नंबर तीसरा, उत्तर नंबर चौथा। और आपको जहां पर जो चीज़ होती है, जहां पर जिस राज्य में जो स्थान है वहां पर आपको भरना है भाई। ये नहीं कि आपको अपने स्थान से चिन्ह लगा देना, नहीं। जहां पर जैसे मद्रास आपका कहां पड़ता है, जैसे पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ये आपका कहां पड़ता है, तो पंजाब में, ठीक है। तो ऐसे करके सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, पहले क्वेश्चंस के मैं बता चुका हूं, आगे के सारे महत्वपूर्ण मानचित्र संबंधित क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं। सारे क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं भाई, भूगोल की भी बताऊंगा, उसको भी आपको नोट करना है। तो चलिए देखते हैं। चलिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि आपके कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं वह सभी तो अब यदि मैं बात करता हूं कि यहां से आपके जो भी क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं, वह सारे क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं, और डेफिनेटली आपको आंसर भाई स्वयं से ढूंढना है।
क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ भाई। और इसके बाद जो आपकी प्रश्न संख्या 9B आएगी, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपको भाई किसके, भूगोल के देखने को मिलेंगे। अब देखिए भूगोल के प्रश्न थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इसमें हमारा जो मानचित्र आएगा भाई, ठीक है, इसमें मान लीजिए मैं मानचित्र बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यदि मैं यहाँ पर मानचित्र बनाता हूँ तो जैसे कि मैं भूगोल के लिए एक अलग मानचित्र बना रहा हूँ, ठीक है भाई, आप लोग देख लेना थोड़ा सा इसको, है ना, कंप्रोमाइज़ कर लेना, बिल्कुल वैसा ही नहीं बनेगा जैसा आपका मानचित्र होता है। तो मान लीजिए भारत का मानचित्र है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पर देखिए भूगोल के क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर सारे चिन्ह पहले से दे दिए जाएंगे कि आपको सलाल बांध इस चिन्ह द्वारा भरना है, नरौरा परमाणु केंद्र आपको इस चिन्ह द्वारा भरना है, गंगा नदी आपको इस चिन्ह द्वारा भरनी है। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, गंगा नदी जो होती है वह हमारी कहाँ से होकर के जाती है, कुछ इस तरीके से आपको दर्शानी है, ठीक है, इस तरीके से आपको दर्शानी है। और यहाँ पर आपको टिक लगा के इस तरीके से लिखना है गंगा नदी, ठीक है। इसके बाद जैसे दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का है ये पहला सलाल बांध, तो इस तरीके से सलाल बांध को आपको कुछ इस तरीके से दर्शा देना है। उत्तर नंबर दूसरा लिख करके सलाल बांध, ठीक है। ऐसे करके सारे क्वेश्चंस आपको दर्शाने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं तीसरे क्वेश्चंस की बात करता हूं, चौथे क्वेश्चन की कोयला उत्पादन, तो कोयला उत्पादन वाला राज्य जैसे मान लो यहां पर आपका है, तो इस तरीके से उत्तर नंबर 4 को आप दर्शा देंगे कोयला उत्पादन, ठीक है। ऐसे करके सारे क्वेश्चंस के भूगोल के मानचित्र के क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो भूगोल के मानचित्र संबंधी क्वेश्चंस हैं सभी को आप नोट कर लेंगे माय डियर, और इनका जो भी उत्तर है वो आप सभी लोग अपने से ढूंढ करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो यह वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की A to Z पूरी जानकारी हो गई होगी कि आखिर में सोशल साइंस में मुझे कैसे क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। वह सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने आपके सामने यहाँ डिस्कस